देखो कुछ बिंदु है वो सुन के खत्म कर सकते हैं हम लोग। पहला चीज, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे पहला, अच्छा ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सिद्धांत। याद करिएगा जरा, चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। क्या था हमारा? जीवन का उत्पत्ति, दूसरा क्या था? कौन से विकास का प्रमाण? कार्बनिक विकास का प्रमाण, ठीक है। क्योंकि जैसे ही कार्बनिक विकास आया, कार्बनिक विकास जैसे ही हुआ, उससे पहले क्या हो रहा था? रासायनिक विकास हो रहा था, याद है क्या सभी को? तो जैसे ही कार्बनिक विकास हुआ, रासायनिक विकास पूरी तरीके से खत्म हो गया। रीजन कि सर धीरे धीरे जीव का विकास हो गया, और जब जीव का विकास हो गया तो फिर अब रासायनिक विकास का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आगे जो हमारा विकास हुआ या किसी भी जीव का विकास हुआ, वो कौन सा विकास है? कार्बनिक विकास है। तो आगे जो प्रमाण भी देखे हम लोग, किसका प्रमाण देखे? कार्बनिक विकास का प्रमाण। अब जो सिद्धांत भी पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? कार्बनिक विकास का सिद्धांत। समझ में आया? तो पहला लाइन इसमें याद रखिएगा कि लैमार्क वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम, सबसे पहले कार्बनिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो कार्बनिक विकास का सबसे पहला सिद्धांत देने वाले कौन थे? आपके लैमार्क थे, पहला बिंदु। दूसरा, इनके बारे में एक और चीज याद रखिएगा, ये जो हम लोग वर्ड जानते हैं ना, बायोलॉजी, या तो फिर इसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ये शब्द देने वाले भी कौन थे? लैमार्क थे। इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रीविरेनस, ठीक है। तो ये दोनों ने, कौन कौन? लैमार्क और ट्रीविरेनस, ये दोनों मिलकर के इस शब्द को दिए थे। हालांकि देखो ये शब्द का, इस पॉइंट का इस चैप्टर में कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, बशर्ते कि बस ये शब्द इनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बता दिया। याद रखिएगा कि ये बायोलॉजी जो हम जानते हैं, इस बायोलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे? लैमार्क, और इनके साथ एक और इनके मित्र थे, कौन? ट्रीविरेनस, ठीक है। दूसरा एक और नाम हम लोग जानते हैं, कशेरुकी, है ना, वर्टिब्रेट्स। एक और नाम जानते हो आप, एनालिडा। ये दोनों शब्द भी देने वाले कौन थे? ये अकेले दिया था दोनों शब्द, किसने? लैमार्क ने। तो ये लैमार्क से संबंधित कुछ बातें थी हमारे पास, तो वो हम आपको बता दी, ठीक है। हालांकि इन पॉइंट में बस केवल ये पॉइंट है जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हो गया? पढ़ना क्या है हमको? लैमार्कवाद। लैमार्कवाद का मतलब कि इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, विकास के रिस्पेक्ट में जो जो काम किया था किसने? लैमार्क ने। उन सभी चीजों को मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग? लैमार्कवाद कहते हैं, ठीक है। अब क्या किया था इन्होंने? तो सर इन्होंने क्या दिया? एक सिद्धांत दिया, एक हाइपोथेसिस दिया इन्होंने, और उस सिद्धांत का नाम था, ध्यान से देखिएगा नाम, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है ये। चलो, ये इनके हाइपोथेसिस का नाम था, ठीक है। अब इसमें 4 शब्द हैं, उपार्जित, लक्षणों की वंशागति। इसमें एक एक शब्द के बारे में जानते हैं क्या? लक्षण तो सर समझ में आता है, कोई ना कोई लक्षण होगा। वंशागति मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब कि यदि कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वंशागति बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। ये उपार्जित लक्षण क्या है सर? ये उपार्जित लक्षण बिल्कुल। देखिए यहां से 2 शब्द आते हैं सर, एक को कहते हैं इनेट,
और एक को कहते हैं एक्वायर्ड। इनेट का मतलब होता है अर्जित और एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित। देखो दोनों शब्द को समझ जाइएगा ना तो आगे कहानी समझ में आएगी। अब ये दोनों शब्द जुड़े हैं किससे? लक्षण से, या कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देख लेना। हम कह रहे हैं कि सर लक्षण दो प्रकार के होते, कैरेक्टर्स दो प्रकार के हैं। पहला है इनेट कैरेक्टर, दूसरा है एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब कि अर्जित लक्षण, दूसरा क्या है? उपार्जित लक्षण। यानी कि ऐसे लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से मिले हैं, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं हम लोग? अर्जित लक्षण का नाम देते हैं। ठीक है। और एक ऐसा लक्षण जिसको हमने अपने जीवन काल में प्राप्त किया है, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं हम लोग? उपार्जित लक्षण। अब तनिक लाइन का इनके सिद्धांत का मतलब जरा सोच के दिखाओ तो। जैसे अब अर्जित में क्या हो गया सर? जितने भी कैरेक्टर दिख रहे हैं हमारे अंदर, हमारे माता पिता का दिख रहा है, वो सब कुछ क्या कहलाएगा? अर्जित कहलाएगा। अब वो सब कुछ जो हमारे अंदर हमारे माता पिता से मैच नहीं कर रहा है और हमने उसको अपने जीवन काल में प्राप्त किया है, वो क्या कहलाएगा? उपार्जित लक्षण कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब इनके 4 पॉइंट में से हम लोग एक एक पॉइंट को देखना चालू करते हैं। तो बड़ी भयंकर काम किए थे। इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में अगर इंटरेस्ट बनाओगे तो। सबसे पहला इन्होंने बोला, पहला पॉइंट था इनका आंतरिक जीवन प्रद बल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। मतलब तो नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इनके इस पॉइंट का मतलब क्या है हम समझाते हैं। सीधा सीधा एकदम साफ साफ शब्दों में लिख के देखिएगा। इनके कहने का मतलब क्या था, इस बिंदु का मतलब क्या है कि प्रत्येक जीव में आंतरिक रूप से एक बल पाया जाता। बल मीन्स फोर्स। ठीक है, इन्होंने कहा सीधा सीधा कि प्रत्येक जीव में आंतरिक रूप से एक बल पाया जाता है जो जीवन के साथ समय के साथ बढ़ता रहता है। जिसके कारण उस जीव का आकार बढ़ता है। पढ़ना जरा इस स्टेटमेंट को। इसके मतलब में ना तो एक चीज आया और इसका एक एग्जांपल भी दिए थे। पहले हम इसके मतलब को समझते हैं फिर एग्जांपल को देखते हैं। इन्होंने बोला क्या कि भाई जितना भी जीव है, समस्त जीव, समस्त प्राणी, ठीक है, उन सब के अंदर इंटरनली एक फोर्स मिल रहा है, एक प्रेशर है, एक बल है। ठीक है, जो उनके जीवन के साथ साथ, समय के साथ साथ, विकास के साथ साथ, ये बात किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। यानी कि ये सब कुछ इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। यानी कि विकास के दौरान प्रत्येक जीव में आंतरिक रूप से एक बल मिल रहा है जो समय के साथ साथ बढ़ रहा है। मतलब सीधा सीधा अगर कहे ना कि मेरे अंदर एक फोर्स मिल रहा है, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ना, मेरा अंदर मिलने वाला वो फोर्स भी बढ़ रहा है, उसकी चौड़ाई लंबाई बढ़ रही है, जिस वजह से मेरा आकार बढ़ रहा है। बस समझ में आया? इसका एग्जाम्पल भी दिए। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, जिराफ की गर्दन। भाई एकदम सही सही लग रहा है ना। जिराफ के गर्दन में एक फोर्स मिल रहा होगा। पहले जिराफ क्या था सर? छोटा था। जिराफ इतना छोटा नहीं था, छोटा था। ठीक है, जिराफ की गर्दन भी क्या थी? छोटी थी, नॉर्मल साइज की थी। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया, उसके अंदर का वो वाइटल फोर्स बढ़ता गया, जिस कारण से उसकी गर्दन की लंबाई बढ़ती चली गई। सब कुछ सही है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। आपको क्या लगता है? अगर कहेंगे कि सर गलत है तो तुरंत हमको चाहिए प्रूफ।
बिना प्रूफ के मत बोलना कि गलती है, सामने वाले ने प्रूफ दिया है। किसने? हाँ, और विकास के दौरान बोला है ना, विकास होने में समय लगता है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं। अब इन्होंने फील किया ना कि इसके अंदर कुछ तो फोर्स मिल रहा होगा। घोड़े का विकास भी देखा इन्होंने, घोड़े में भी इन्होंने यही चीज फील किया। आप भी रहते तो यही फील करते वहां पे कि भाई हर बार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, आकार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ाने के लिए कोई ना कोई फोर्स जिम्मेदार होगा। अभी हुआ फाइनल। चलिए हम बात करते हैं कि भाई ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ, फिर किसी किसी मामले में सही है, जैसे इन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया, ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हम इसकी तुलना हम अपने एग्जांपल से करते हैं। हम भी देखते हैं एग्जांपल लेकर के, समझ में आ जाएगा कि क्या इनका पहला बिंदु, पहला नियम पूरी तरीके से सही है या थोड़ा बहुत गलती भी है। सारे लोग एंजियोस्पर्म समझते हो? एंजियो ना, मुंडी हिला रही हो। आवृत्ति बीजी समझती हो? मोबाइल मिला है ना, सर्च करना जाके आराम से। चलो अब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं बच्चा, उसमें ध्यान दीजिएगा। ट्री, जिसको क्या कह सकते हो, वृक्ष। उसके बाद शाक, समझते हो? शाक, शाक, छुप, घास, तो ट्री हो गया। हर्ब्स, श्रब्स और ग्रास। चलो अब देखना, ये सारे के सारे कैसे सर? अनावृत बीजी है, ठीक है। इनको किस में रखते हैं हम? एंजियोस्पर्म में रखते हैं। अब उतना दूर, घास क्या है? घास क्या है? अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म। चलो ठीक है, अनावृत बीजी है, छोड़िए वो सब। फिलहाल यहां बात क्या करना है हमको कि सर एक वृक्ष है, एक शाक है, एक सूप है और एक ग्रास है। ये हमने एक सीक्वेंस में लिखा है कि सर घास से बड़ा कौन होता है? सूप। उससे बड़ा कौन होता है? शाक। उससे बड़ा कौन? वृक्ष। अब इन चारों में सबसे पहले कौन आया? वृक्ष आया, ठीक है। अगर मैं इवोल्यूशन से देखूं, अच्छा सबसे पहले कौन आया? आद्य बैक्टीरिया है कि यू बैक्टीरिया है? आद्य बैक्टीरिया, ठीक है। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? वृक्ष। वृक्ष के बाद शाक, फिर सूप, फिर घास। क्या इनमें ये बल नहीं मिल रहा होगा? क्या मिल रहा है ना? तो इवोल्यूशन के दौरान ये छोटा कैसे हो रहा है? बात समझे? अभी अभी लैमार्क ने क्या बोला कि सर अगर कोई भी जीव है तो इवोल्यूशन के दौरान उसके अंदर का वो फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसके वजह से उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यही हमें समझ में आया। हमने एक अपना एग्जांपल लेकर के देख लिया कि भाई ये भी तो जीव है, ठीक है। और विकास की दृष्टि से कहें, इवोल्यूशन के हिसाब से कहें तो सबसे पहले कौन आया? वृक्ष आया, फिर शाक आया, फिर सूप, फिर घास। इनको क्या होना चाहिए? आकार बढ़ना चाहिए इनका भी ना। ये तो उल्टा आकार क्या हो रहा है? पूरी तरीके से इनका ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसको लिख लीजिएगा क्या? अपवाद में। इनके पहले नियम का क्या है? अपवाद है। पहला नियम इनका पूरी तरीके से सही नहीं है। चलिए पहला नियम इनका खत्म हुआ। दूसरा नियम लिखिए, वातावरण के प्रभाव एवं नई अपेक्षाएं। जरा इस स्टेटमेंट को भी फील करके देखो, क्या फीलिंग आ रही है इसको पढ़ने के बाद।
इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड न्यू कैरेक्टर, वातावरण के प्रभाव एवं नई अपेक्षाएं। अपेक्षा मतलब लक्षण होता है। अब जो इन्होंने कहा है वो लिखा है, बस हम आपको समझा दिया कि अपेक्षा का मतलब क्या होता है, लक्षण। अब लाइन को जरा समझने की कोशिश करो और बताओ क्या मतलब निकल रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि सर वातावरण हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, जिस वजह से हमारे अंदर नए नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं या नए कैरेक्टर का, नए लक्षणों का निर्माण होता है। सीधा सीधा ये वातावरण जो है, ये वातावरण, जिस वातावरण में हम रहते हैं, ये वातावरण हमारे ऊपर क्या डालेगा, अपना प्रभाव डालेगा। ठीक है, और इसके प्रभाव से उस जीव के अंदर या हमारे अंदर क्या होगा सर, नई संरचना का निर्माण होगा। नई संरचना बोले तो नए लक्षण। ये इनके दूसरे नियम का मतलब है। एग्जाम्पल भी चाहिए ना इसका। इन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, बतख का। ठीक है, क्या बोला ये कि भाई बतख कहां पे रहते हैं, पानी में। अब पानी में रहने की वजह से ये पानी ने क्या किया कि इस बतख पर अपना प्रभाव डाला। ठीक है, जिस वजह से बतख की जो उंगलियां थी वो कैसी हो गई सर, वेबल्ड हो गई या वेब्ड हो गई, जिसको हम कहते हैं जालिकावत। जालिकावत, वेब्ड। देखा है बतख का पैर। ठीक है, ये जो पंजे होते हैं ना, इसके पंजों में झिल्लियां बनी होती है, जिस वजह से वो आसानी से तैर पाता है। तो ये बतख को जब देखे तब इनको ये फील आया कि बतख पानी में रहता जरूर है, लेकिन शुरुआत में बतख के पैर में वो झिल्ली नहीं थी। तो नहीं थी तो आ कैसे गई, तो बतख सर पानी में रहता है, पानी के प्रभाव से उसके अंदर नया कैरेक्टर डेवलप हो गया। मानते इस बात को कि वातावरण हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, मानते हैं ना। ठीक है, तो भाई वातावरण हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा। हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वहां के इफेक्ट से हमारे अंदर से कुछ बदलाव आता है। थोड़ा बहुत तो हम भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट से तो लग रहा है एकदम 100% सही है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल तो एकदम सही है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। ठीक है, वो अपवाद हम बताते हैं, लिख के खत्म करो इसको। डन, चलो इनका अपवाद देखते हैं। कनेक्ट करना है इस पॉइंट को अपने साथ। सर हम क्या करते हैं कि मनुष्य को ऐसे जगह पे ले जाके रख देते हैं जहां पर चारों तरफ क्या है, पक्षियां ही पक्षियां हैं। मनुष्य कुछ दिन के बाद उड़ने लगेगा, नहीं उड़ेगा ना। इसको लिख दीजिएगा क्या, इनका क्या है, ये अपवाद है। इनका दूसरा नियम क्या कह रहा है कि वातावरण के प्रभाव से जो जीव वहां पे रहता है, उस जीव पर वातावरण अपना प्रभाव डालता है, जिस कारण से वो जीव अपने अंदर नए कैरेक्टर को बना लेता है। इन्होंने अपना एग्जाम्पल भी देखो। मैंने क्या बोला सर, अपवाद है, ऐसा नहीं बोला कि नियम इनका गलत है, बोला है क्या, नहीं ना। अब सोचो कि हम कौन होते हैं इतने बड़े साइंटिस्ट को काटने वाले, कि बुड़बक थोड़े थे कि इतना अच्छा या फिर इस तरीके का नियम दे दिया इन्होंने। भाई कुछ देखा इन्होंने, कुछ फील किया, जहां भी गए देखे कि सर वहां का क्लाइमेट का जो भी असर था, जो भी प्रभाव था, उसका प्रभाव वहां के जीव पर दिखता था। समझ में आया? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। तो मैंने क्या बोला कि इनका नियम गलत है, हमने तो सर एक अपवाद दिखाया इसके नियम का, बस। और क्या किया? अब पर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, अपवाद क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि लैमार्कवाद के बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यू लैमार्किज्म, नव लैमार्कवाद पढ़ेंगे। नव लैमार्कवाद का मतलब कि लैमार्क के सिद्धांत में जो कमियां थी, जो गलतियां थी, इसको सही किया जाएगा।
और सही करके आपके सामने लाया जाएगा 9 लैमार्क वाद के रूप में, उसमें 1% का भी कोई गलती नहीं होगा। बात समझे? तो इनके नियम को हम लोग देख रहे हैं, जो गलतियां इन्होंने की है उस गलतियों को भी देख रहे हैं। हो गया? होगा, दो को हुआ ना। तीसरा वाला और खतरनाक है। देखो तीसरा वाला क्या कहा था इन्होंने। तीसरा इनका नाम था, हाँ, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। सुनो, ये तीसरा इनका स्टेटमेंट था, यूजेज ऑफ ऑर्गेन और डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। इसका मतलब क्या निकाला इन्होंने सीधा सीधा क्या बोला। पहला पॉइंट कि जिस अंग का इस्तेमाल हम करेंगे, जिस अंग का ज्यादा प्रयोग करेंगे, वो अंग काफी ज्यादा विकसित होगा। अरे या देखो, इनके हिसाब से, लैमार्क के हिसाब से पहला बात इन्होंने क्या बताया कि जिस अंग का हम ज्यादा प्रयोग करेंगे वो अंग हमारा ज्यादा विकसित होगा। दूसरा कि जिस अंग का हम प्रयोग कम करेंगे, जिस अंग का प्रयोग, यहां पे लिख देते क्या कि ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और यहां पे क्या करना है, प्रयोग को कम करना है। जिस अंग का प्रयोग कम करेंगे वो अंग गायब हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, जो आपको कहना है कह लो। और इसका एग्जाम्पल भी दिए, सब लिख रहा है क्या जी? इसका एग्जाम्पल है सांप का पैर। हाँ, पहले सांप का पैर होता था। हाँ बिल्कुल, अभी भी है, टेलबोन है, पूंछ कह सकते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा कि सर जिस अंग का प्रयोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा, वो अंग हमारा और डेवलप होता जाएगा और मैच्योर होता जाएगा, वो कुल मिला जुला के विकसित होता जाएगा। जिस अंग का प्रयोग हम कम करेंगे वो अंग गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या धीरे धीरे हमसे विलुप्त हो जाएगा। ये केवल हमारे लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए, पूरे सभी जीव जंतु के लिए। जिसका एग्जाम्पल इन्होंने किसको दिया, सांप का पैर। कि सर पहले सांप का पैर होता था, सांप क्या करने लगा, रेंग कर चलने लगा, तो रेंग के चलने लगा तो उसको पैर की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं ना, पैर का कोई इस्तेमाल नहीं करता था, धीरे धीरे उसके यहाँ से पैर क्या हो गए, गायब हो गए। चलो ये तो इनका एग्जाम्पल है। अभी हमारे पास क्या पड़ा है, अपवाद। चलिए अपवाद देखते हैं इसका। अपवाद के तौर पे किसका एग्जांपल लें? कोई रोहित नाम का नहीं है इसमें ना जी? एक रोहित नाम का लड़का है ना, बहुत पढ़ाकू है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा पढ़ता है तो बहुत ज्यादा पढ़ने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का हो रहा है? दिमाग तो चल रहा है, दिमाग तो उल्टा बढ़ रहा है। लिखना और पढ़ना दोनों में अंतर होता है। अरे बुड़बकू, आंख का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अब बताओ, खुद से बताना कि सर हम आंख का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आंख की रोशनी घटेगी कि बढ़ेगी? वही तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे वो अंग ज्यादा विकसित होगा, और जिस अंग का उपयोग कम करेंगे वो अंग धीरे धीरे गायब होगा। जिसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने क्या, सांप का पैर। सिस्टमेटिक तरीके से तो सही लग रहा है।
लेकिन जब हमने खोजना शुरू किया तो मिल गया एगो अपवाद। ठीक है सर, अगर हम आंख का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ये उल्टा कमजोर पड़ जाएगा, है ना। इसको तो और बढ़िया होना चाहिए था, मैच्योर होना चाहिए था। डन, ये इनका तीसरा स्टेटमेंट का अपवाद है। चलिए चौथा और अंतिम, इनका चौथा नियम जो है, इनका सिद्धांत ही इनका चौथा नियम है। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इनका चौथा बिंदु भी यही है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें इन्होंने क्या क्या बातें बताई देखिएगा। इन्होंने सीधा सीधा बोला, सर यदि किसी जीव में आंतरिक जीवनप्रद बल अंगों का उपयोग और अनुपयोग, क्या हुआ? जीवनप्रद बल, अंगों का उपयोग, अनुपयोग। तीसरा क्या था जी? वातावरण के प्रभाव एवं नई अपेक्षाएं आने से जो परिवर्तन होगा वो लक्षण अगले पीढ़ी में वंशागत होगा या जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका चौथा बिंदु पिछले तीनों बिंदुओं को मिलाकर के है। ठीक है, सीधा सीधा इन्होंने क्या बोला कि चौथा बिंदु इनका क्या है कि सर आंतरिक जीवन प्रद बल से कोई चेंज आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। वातावरण के हिसाब से कोई चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यदि अंग का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं उसकी वजह से भी कोई चेंज आ रहा है? बिल्कुल। तीनों बिंदुओं में क्या दिखाया इन्होंने? चेंज। और चौथा बिंदु में कह दिया इन्होंने क्या कि सर जो पीछे तीन को हमने बिंदु बताया है जिसमें चेंज आ रहा है, वो चेंज क्या करेगा? अगले पीढ़ी में जाएगा। अब सोचो, जिसका तीनों को नियम में अपवाद है, उसका चौथा नियम कितना सही होगा? समझे? तो ये था इनका चौथा नियम या चौथा बिंदु।